नमस्कार साथियों। जितना उम्र नरेंद्र मोदी की सत्ता की उतना ही उम्र तेलंगाना की। मोदी सत्ता मई 2014 में आई थी और दूसरी तरफ तेलंगाना जो है वो जून 2014 में बना और 9.5 सालों के भीतर भारत देश की राजनीति के केंद्र में दोनों आकर के खड़े हो गए। एक तरफ बिना नरेंद्र मोदी के भारत की राजनीति के बारे में सोचा नहीं जा सकता है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब अगर वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो फिर दक्षिण भारत का रास्ता भाजपा के लिए पूरे तरीके से बंद ही तो नहीं हो जाएगा। और दक्षिण भारत का अगर दरवाजा भाजपा के लिए अगर बंद हो गया तो फिर सिर्फ यूपी के भरोसे दिल्ली तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे में कांग्रेस किसी भी हालत में तेलंगाना न जीते और दूसरी तरफ तेलंगाना के भीतर में जो हालात हैं उसने भारत देश के तमाम राज्यों के छत्रकों को चौंकाया है, क्योंकि केसीआर की मौजूदगी तमाम छत्रकों की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर के साथ तेलंगाना के भीतर मौजूद थी। लेकिन इस समय में वह डगमगाई हुई है। टीआरएस से बीआरएस कर लिया, यानी तेलंगाना के बदले आप भारत जोड़ लिया पार्टी के भीतर, लेकिन तेलंगाना में ही राजनीतिक जमीन कहीं उखड़ तो नहीं रही है। कई दृश्य कई तरीके से इस दौर में उभर भी रहे हैं, जो यह कह रहे हैं कि जो टीआरएस अब बीआरएस बनने से पहले से ही दिल्ली सत्ता की यानी मोदी सत्ता के खिलाफ थी, उसने किस तरीके से समझौता केंद्र सरकार से किया, यानी पीएम मोदी सत्ता से किया। और याद कर लीजिए जनवरी 2023 का महीना जब खम्भाम में रैली बुलाई गई थी केसीआर ने, और उस रैली को इसलिए बुलाया गया था कि वहां से केंद्र की सत्ता यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता को खुले तौर पर निशाने पर ले लिया जाए और 2024 से पहले एक राजनीतिक बिसात बिछा ली जाए जिसके भीतर विकल्प के तौर पर कोई नजर आए तो वह केसीआर हो। और उनके साथ कौन कौन खड़े थे उस समय में? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल थे, मुख्यमंत्री पंजाब के भी मौजूद थे भगवंत मान साहब, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी वहां पे मौजूद थे, केरल सीपीएम की सरकार है, बीजेएम भी मौजूद थे वहां, सीपीआई के महत्व भारत देश के भीतर खत्म हो चला लेकिन उसके नेता डी राजा भी मौजूद थे। लेकिन उस रैली के भीतर माना गया कि थर्ड फ्रंट के तौर पर केसीआर अगुवाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन राजनीतिक जिस लिहाज से तेलंगाना के भीतर पलटने लगा और अब की तारीख में लोग जो याद करते हैं कि जो इंदिरा गांधी को, पुरानी कांग्रेस को, तो फिर हवा उल्टी बही या फिर इस दौर में कांग्रेस की जीत केसीआर को चाहे पराजित कर दे, हरा दे, लेकिन एक झटका भाजपा के लिए होगा और ये झटका भाजपा बर्दाश्त करने की परिस्थिति में है नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस जो है बार बार कह रही है कि दरअसल तेलंगाना को लेकर के केसीआर और भाजपा दोनों, यहां तक ओवैसी भी एआईएमआईएम जो वो भी मिल चुके हैं। अब लगता है तमाम बातों पर इसलिए भी आज गौर कीजिए आप, क्योंकि तेलंगाना के चुनाव परिणाम जो है वो भारत देश की राजनीति पर ही नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया जो है दोनों के ऊपर जबरदस्त असर डालने वाला है। इस देश के सहयोगियों को लेकर के कांग्रेस को कितना जरूरत है और भाजपा की जरूरत क्यों सहयोगी हो गए, ये दो सवाल साथ साथ दौड़ने लगेंगे। लेकिन एक दृश्य उससे पहले एक बात आपको कहते हैं, जो प्रियंका गांधी की जो एक रैली हुई थी वह कुछ कह नहीं रहे थे उस रैली में, उसमें सिर्फ नारे लग रहे थे। वो कांग्रेस के जिक्र कर रहे थे, जय हिंद बोलते थे, जय और ये हंगामा जो है यह समझने के लिए काफी है कि कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम तेलंगाना के भीतर 2018 वाले कभी भी नहीं होगा। क्योंकि 2018 को जरा आप याद कर लीजिए तो खम्भाम की 10 में से 6 सीटें जो है कांग्रेस ने जरूर जीता था उस समय पे, लेकिन उसके अलावे नालगोंडा के भीतर 12 में से 3 सीटें वह जीत पाई थी कांग्रेस। रंगारेड्डी ने
14 में से 3 सीट जीत पाती है। वारंगल के भीतर 12 में से 2 सीट ही जीत पाती है, यानी कुल मिला दीजिएगा तो 19 सीट ही तेलंगाना के भीतर 2018 में कांग्रेस ने जीता था। लेकिन दूसरे तरफ ऐसा नहीं है कि जो भाजपा को बहुत लाभालाभ उस टाइम में मिला था, भाजपा की स्थिति भी खस्ता हुई थी और भाजपा अपने तौर पर वहां पर केवल 1 सीट जीत पाई थी और उसको 7% से कम यानी 6.98% ही वोट मिले थे। तो फिर क्या भाजपा के काउंटर में कांग्रेस वहां पर खड़ी थी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यह टीआरएस जो है जिस तरीके से वहां पर अपने सत्ता का विस्तार करते आगे बढ़ गए, लोकप्रिय होते चले गए, वहां पे कांग्रेस की वोट अपने हक में कर लिए। और जिस आंध्र प्रदेश के भीतर जब तेलंगाना नहीं बना था तो कांग्रेस की मौजूदगी जो जगन रेड्डी के पिता वायएसआर के तौर पर बखूबी कांग्रेस ने सत्ता का मजा लिया हुआ था। और शायद इसीलिए भी 2014 के चुनाव में अगर आप झांकिएगा तो उस समय में मौजूदगी आपको चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी साहब की दिखाई देगी। कांग्रेस की मौजूदगी हो सकता है उस समय में भी आपको ना दिखाई पड़े, लेकिन कांग्रेस ने उस दौर में लोकसभा में केवल 3 सीटें जीती थी, उसको लगभग 30% वोट पड़े थे। लेकिन टीआरएस ने 41% वोट 2014 मिला था जब लोकसभा का चुनाव था, बतौर तेलंगाना के मद्देनजर, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ खड़ी हुई तेलंगाना का। भाजपा को यहाँ पर 4 सीट उस समय में मिला हुआ था जिस जब आंध्र प्रदेश एक दौर एकजुट था, एक साथ था। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट और सीट अगर किसी को मिली तो वो टीआरएस ही थी, उसको 9 सीटें मिली हुई थी। 42% के करीब करीब वोट पड़े थे। 2 सवाल यहाँ पे और उभरने चाहिए, जो भाजपा लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, उसकी मौजूदगी तीसरे राजनीतिक दल के तौर पर वहां पर है, वो बहुत कमजोर है वहां पर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव ही क्यों ना हो। लोकसभा के चुनाव के भीतर भी भाजपा जिन जगहों पर जीत हासिल करती है वह जो है सिर्फ अगर 1 सीट अगर है तो फिर क्या मायने रखता है वो। और वर्तमान समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान करते हैं कि तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी, तो फिर उसका मतलब और मायने जो है पर्दे के पीछे की उस हकीकत से बिल्कुल समझे जा सकते हैं जहां पर किसी भी हालत में कांग्रेस को रोकना है। और कांग्रेस अगर सत्ता के भीतर आई तो फिर सवाल ये नहीं कि सहयोगी संकट के भीतर आ जाएंगे भारत देश के भीतर, सवाल ये भी है कि भाजपा का राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर वर्तमान इस समय में पार्टी विचारधारा और सत्ता पाने की जो कवायद है, ये तीनों परिस्थिति में एक ही झटके में भाजपा को तेलंगाना से हार मिल सकती है। लेकिन सबों के बावजूद भी आज लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज का जो एक भाषण का जरा हिस्सा सुनिए और उसको तब आप समझेंगे कि किस तरीके की घबराहट भाजपा के भीतर है और वो जो बात राजस्थान के भीतर करते हैं, जो मध्य प्रदेश में करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के भीतर करते हैं, उसी बात को अपनी जीत के साथ दोहराने की स्थिति में तेलंगाना के भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आ गए, जरा इसको समझिए। तेलंगाना इस बार एक ही संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार बनेगी, तेलंगाना में पहली बार बनेगी मोदटी तेलंगानालो बीजेपी प्रभुत्वम एपाटू कानुदी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी का जीत का जो ऐलान है इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी या फिर टीआरएस सत्ता में आ रही है तो उन्हें लगेगा कि वह खुद सत्ता में है? क्योंकि 2018 के चुनाव में हैदराबाद की सिर्फ 1 सीट थी, गोशामहल, वहां से उनके उम्मीदवार टी राजा सिंह जो है वह चुनाव जीत गए थे 17,000 वोटों से। उन्होंने टीआरएस के उम्मीदवार को हराया था और ऐसा भी नहीं था कि 2019 के जो चुनाव में 17 में से बहुत सारी सीटें भाजपा ने जीती थी। 4 सीट जीती थी, एक आदिलाबाद की, दूसरी करीमनगर की, तीसरी निजामाबाद की और चौथी जो है सिकंदराबाद का। अब सिकंदराबाद की सीट जो है 2014 में भी जीती थी जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं था। और उस समय में जब आप जाइएगा तो फिर भाजपा को आंध्र प्रदेश में 3 सीटें मिली हुई थी, उसमें एक सिकंदराबाद था,
और इसके अलावे एक विशाखापट्टनम और दूसरा जो है नरसापुरम था। अब नरसापुरम और विशाखापट्टनम 2019 में नहीं जीत पाए, वह आंध्र प्रदेश के हिस्से में था। और 2019 के चुनाव में चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे वह केरल हो, चाहे वह आंध्र प्रदेश ही क्यों ना हो, एक भी सीट भाजपा ने नहीं जीता था। इन 3 राज्यों के भीतर ताला पहले ही लग चुका था। अब सवाल है कि कर्नाटक के भीतर 28 में से करीब 25 सीटें जीतना और तेलंगाना के भीतर 17 में से 14 सीटें जीतना, यानी दक्षिण भारत के हिस्से में आप आइएगा समझिएगा तो 128 में से करीब करीब 29 सीट भाजपा ने 2019 में जीता। सवाल उठता है क्या ये 29 सीट अब जीत पाना नामुमकिन है, क्योंकि कर्नाटक के भीतर कांग्रेस सत्ता में आ गई, तेलंगाना का दरवाजा वो खटखटा रही है, जिसको रोकने की स्थिति में इस समय में भाजपा नहीं है। तो फिर क्या यह समझौते की दिशा में बात आगे बढ़ चुकी है? यह संदेश पूरे तेलंगाना के भीतर आ चुका है क्या? यह कोई सवाल नहीं है, सिर्फ इतना है कि इस समय में भाजपा की रणनीति जो है वो कांग्रेस को रोकने को लेकर के। जय हिंद, जय भारत। और यहीं से बात कांग्रेस की शुरुआत होती है, क्योंकि जरा आप याद कर लीजिए, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय में सत्ता में आई तो कहां से चुनाव उन्होंने लड़ा था? उन्होंने चुनाव 1980 में मेढक से लड़ा हुआ था। मेढक जो है तेलंगाना का ही हिस्सा है, और मेढक के हिस्से में जो विधानसभा की सीटें पड़ती है उसमें से सिद्दीपेट आती है, मेढक आता है, नरसापुर आता है, संगारेड्डी आता है, पटनचेरू आता है, डुब्बक आता है और गजवाल पड़ता है। लेकिन तमाम जगहों के भीतर, तमाम जगहों पे जो पिछले चुनाव में टीआरएस जीता था, सिर्फ एक सीट संगारेड्डी कांग्रेस जीती थी। लेकिन मेढक के भीतर भी लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे, तेलंगाना के भीतर भी लोग याद कर रहे इंदिरा गांधी को, वह इंदिरा गांधी को खोज रहे और इंदिरा गांधी कांग्रेस को खोज रहे। एक तरफ प्रियंका गांधी का हिस्सा था, दूसरे तरफ राहुल गांधी की मौजूदगी थी। आज लगता है जो कि बहुत छोटे छोटे संकेत जो है इस समय में, जब उस पुरानी कांग्रेस को खोजने का प्रयास तेलंगाना के भीतर हो रहा है, जो 2014 तक दिल्ली के भीतर कांग्रेस की सत्ता को दिख रहा था। उसके बाद पीएम मोदी सत्ता आ गई, फिर दिल्ली से निकल करके मोदी सत्ता तेलंगाना तक नहीं पहुंच पाए, वहां से सहयोगियों का उदय हो गया और उस सहयोगियों की सत्ता के तले चुनौती देने के लिए दिल्ली की सत्ता यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता, ये फिर भाजपा ने नहीं आया बल्कि कांग्रेस समय में खड़ी हो गया और पीएम मोदी सत्ता के विरोध करते करते जो है नरेंद्र मोदी सत्ता को लेकर के खामोशी के साथ इस समय में बीआरएस खड़ी नजर आती है। तो फिर सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि क्या पुरानी कांग्रेस को खोजते खोजते क्या प्रियंका गांधी और राहुल के जरिए इंदिरा गांधी को याद तेलंगाना क्या इसलिए कर रहा है कि वाकई में जनता का यह चुनाव अपने आप बन गया, जिसके भीतर कांग्रेस को नहीं बल्कि उस पुरानी कांग्रेस की अगुवाई करती हुई जनता टीआरएस के सामने खड़ी है, या फिर इसीलिए एक आंधी सी लहर आ रही है कि कांग्रेस के रैली के भीतर